बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको पीएसएल स्पोर्ट्स और स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। कल हमने देखा जी पहला क्वालिफायर खेला गया और उसमें जो विक्ट्री है वो हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर ने 30 रन से हासिल की। जो डोमिनेंस थी ग्रुप स्टेजेस के अंदर वो उन्होंने क्वालिफायर में भी अपनी शो की और फाइनल के लिए उन्होंने अपनी टिकट कटा ली जी। और जो अब ओबियसली जिस तरह हमने बताया था कि जो क्वालिफायर खेलेंगी टीमें, जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो हारेगी वो एलिमिनेटर 2 खेलेगी। और इसी लिहाज से जी एलिमिनेटर 1 जो है वो आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ी राइवरी जी लाहौर वर्सेस कराची मैच होगा जी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। और उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे और प्लस कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो भी मज़ीद शामिल करें आज के शो में। डिस्कशन के लिए मौजूद है जी हम सब के अपने वन एंड ओनली उमर इकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। उमर भाई, कल का मैच लगता तो ओबियसली यही था कि कोयटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बैलेंस है, जैलिन ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ में थी इस्लामाबाद के। जब शुरू में बात करें बॉलिंग में तो 113 पे आलमोस्ट 5 आउट कर लेना, फिर इसी तरह चेज़ करते हुए भी 100 पे 2 आउट थे, बट दोनों तरह हमने देखा कि एंड में जाके वो कोलैप्स हुए। तो ओवरऑल आपको लगता क्या है कि कौन सी ऐसी मोमेंट थी मैच की जहाँ कोयटा ने मैच उनसे छीना? देखें, सबसे पहले एक नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि इस्लामाबाद आराम से ये मैच जीत सकता था, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक जो सीनियर प्लेयर और लोकल प्लेयर अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये कभी भी क्रिकेट आसान नहीं हो सकती। अब आप ये देखें कि 5 आउट करने और उसके बाद चंदीमल आया, उसने जिस तरह की पावर हिटिंग शुरू कर दी जी। शादाब आया, शादाब ने 2 ओवर किए, साइड पे हो गया। कि एक चीज़ का पता है कि भाई जैसे ही इमाद वसीम ने बॉलिंग की है, इमाद वसीम ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। आप ये देखें कि स्पिनर को खेलना इतना आसान नहीं था। उधर आप ये देखें कि कोयटा की तरफ से भी उस्मान तारिक ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, नो डाउट के उनके कोयटा के फास्ट बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आउट ज़्यादा किसने किए हैं? स्पिनर्स ने आउट किए हैं। आप ये देखें कि इस तरह मैच पकड़ के और दे देना मैच एज ए बैटिंग यूनिट या बॉलिंग यूनिट, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल इस्लामाबाद के लिए। मैं कहूँगा कि मेरी नज़र में ये था कि ये जीता हुआ मैच उन्होंने कोयटा के हाथ में रख दिया। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कोयटा की बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। कल जो उनके की प्लेयर थे, जैसे अब रिली रुसो के हवाले से जानते हैं, हसन नवाज हैं जो उनके लिए रन कर रहे थे, दोनों उस तरह सामो परफॉर्म नहीं कर पाए। सौशकील भी चले रन तो कर रहे थे कल, वो भी नहीं कर पाए, बट नए नाम आ गए सामने। और जब ऐसा होता है किसी टीम के अंदर कि आपके जो मेन प्लेयर हैं, जो परफॉर्मर हैं, और उसके अलावा रन भी करना शुरू करते हैं, वो फिर टीम अनबीटेबल हो जाती है। फिर हमने क्रिकेट में देखा है कि उसको हराना नामुमकिन हो जाता है। तो इस लिहाज से हर प्लेयर का परफॉर्म करना कितना मोराल बूस्टिंग होगा कोयटा के लिए? देखें, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जिस तरह की कोयटा की टीम हो गई है, स्टार्टिंग में उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला था। वो फील्डिंग नहीं इतनी अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे थे, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे थे। लेकिन आई डोंट नो कि इस्लामाबाद ने क्या किया है कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। कि मैं तो कल मैच देख रहा था कि ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद ये आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो परफॉर्म कर रहे थे लड़के उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे प्लेयरों पे पड़ी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि फ़हीम अशरफ प्रॉपर बैट्समैन भी है, प्रॉपर बॉलर भी है। टीम को टीम एज ए टीम उसको ये ज़रूरत पड़ी कि यार ये हमें स्कोर करके दे, उसने स्कोर करके दिया। दूसरी तरफ चंदीमल खड़े हुए थे, आपको पता है कि वो सीनियर प्लेयर है अपनी कंट्री का, उस पर जिम्मेदारी पड़ी तो उसने फ्रंट से लीड किया, उसने एक मोमेंटम दिया फ़हीम को भी, कोयटा को भी। वो मोमेंटम उसने कैरी ऑन किया। आप ये देखें कि उसने 28 बॉलों पे 48 रन किए उसने, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने जब बॉलिंग स्टार्ट की है कोयटा ने, और उन्होंने उस तरह के कैच पकड़े हैं और जिस तरह की फील्डिंग की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्लेइंग 11 में नाफे नहीं थे जी। वो नहीं थे, वो हसीबुल्लाह को खिलाया गया था, हसीबुल्लाह को खिलाया गया था। लेकिन नाफे बाहर बैठता है, लेकिन वो फील्डिंग के दौरान वो अंदर आ जाता है। मेरी समझ से बाहर है कि अंपायर इस चीज़ को क्यों नहीं नोट करे कि भाई अगर कोई बॉलर है या कोई भी है, वो अगर अपने ओवर पूरे करता है, कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर मैच में कोई ना कोई इनका प्लेयर बाहर जा रहा है, समझ से बाहर है कि नाफे अंदर आ रहा है, नाफे वो वाले कैच पकड़ रहा है कि जो आप कह लें कि वो कोई और फील्डर होता तो शायद ना पकड़ता। बिल्कुल। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि थोड़ा सा अंपायरों को इस पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे
कि भाई ये अगर विदाउट एनी रीजन अगर कोई बाहर जाना शुरू हो गया तो उसको हाँ, तो देखना आप चाहिए। ये देखें ना कि नाफे अंदर आ रहा था तो 4-5 ओवर 6 ओवर वो अंदर ही रहता है लास्ट वाले, क्योंकि लास्ट वाले ओवरों में ही आप कह लें कि जो तगड़ा फील्डर होता है उसकी अंदर जरूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये हाईलाइट की और इस पे हम आगे बात भी करते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कशन सबसे पहले मैं करना चाहूँगा फ़हीम अशरफ के हवाले से। 3 साल समहाउ टीम से बाहर रहे, ओडीआई में कम बैक होता है, पूरा पाकिस्तान क्रिटिसिज्म करता है, बट वो जिस तरह अब ग्रेजुअली हर जगह परफॉर्म करना, एक आधा चांस उनको न्यूजीलैंड मिला, परफॉर्म किया, और अभी भी जिस तरह वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं। बैटिंग की बात करें हम बॉलिंग की बात करते हैं तो ये एवॉल्व होते हुए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे लगता था कहीं ना कहीं बैटिंग में मैं ठीक कर रहा हूँ, बॉलिंग में मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो अब मैंने इसीलिए बॉलिंग की ज़्यादा एफर्ट की और मैं रिजल्ट डिफरेंट नज़र आ रहा आप लोगों को। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला है कि फ़हीम हो गया, आमिर जमाल हो गया, कि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दें या इन पे थोड़ा सा आप फोकस करें तो ये आप जैसे आप और मैं कहते हैं कि यार एक अगर अंदर खेल रहा है ना तो पीछे एक बैकअप होना चाहिए। ये दो लोग ऐसे हैं कि एज ए ऑलराउंडर आप कह लेंगे यार एक को अगर आप खिलाएं, अल्लाह ना करे कोई 19-20 होती है उसके साथ, तो जो पीछे आने वाला है ना जी वो उसकी जगह वो फिल कर सके। अच्छा, वसीम जूनियर को भी साथ ही डिस्कशन में लेके आते हैं। कल हमने देखा कि सबसे क्रूशल विकेट जब इस्लामाबाद क्रूज कर रहा था और वंदर डुसन की जो विकेट यॉर्कर मारना और वर्ड स्विंग, जिस तरह हमने कल बात की कि जो एंगल के साथ आता है बॉल, वो आउटस्टैंडिंग था। वो शायद उस विकेट ने मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट वो विकेट थी जहाँ उन्होंने मोमेंटम चेंज किया अपनी तरफ। उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, लास्ट शो में भी बोला था कि वसीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, और वसीम की ये जॉब है कि उसको अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसने बॉलिंग में करके देना अपनी टीम को, और मेरा ख्याल है कि वो करके दे रहा है अपनी टीम को और उससे टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। आने वाली जितनी भी दुनिया में लीग्स होंगी आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये फिर उनमें से खुद लीगें चूज़ करेगा कि यार मैंने इधर जाना है या मैंने इधर नहीं जाना, क्योंकि ये माशाल्लाह जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, और ये दोनों जैसे बैटिंग दोनों जो फ़हीम अशरफ और ये आमिर जमाल है, कि ये भी चूज़ करेंगे कि यार हमने कौन सी लीगें चूज़ करनी है भाई, कौन सी नहीं खेलनी, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये जिस तरह का इनका टाइम चल रहा है, मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना टाइम कैश कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह फिन एलन की बात करें तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर हैं, बट अभी उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। अब हमने कल देखा आल्दो के बड़ा रन नहीं बना पाए, बट जो शुरू में उन्होंने मोमेंटम शुरू में दिया और 41 की इनिंग्स के लिए बड़ा शानदार वो भी लेके, आप उनकी कल की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि वो दोबारा जो फिन एलन हम सब देखते आए हैं जानते हैं उस तरह वो नज़र आए आपको? बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने हिटिंग अपनी की है एज ए सीनियर प्लेयर, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग उन्होंने की है, और जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। कि उन्होंने एक आप ये कह लें कि एक मुश्किल में थी टीम और उसको उन्होंने एक थोड़ा सा बूस्टअप किया है, और नो डाउट पीछे से उन्होंने कैरी नहीं किया जो बाकी उनकी बैटिंग थी, तो अगर वो पीछे से कैरी करते तो उन्होंने एक मोमेंटम दे दिया था अपनी टीम को। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के हवाले से करना चाहेंगे बात। शुरू में पहले 5 जो मैचेस जीते बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही, फिर उसके बाद एक तो चेंजिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा की, अब कोशिश कर रहे हैं कि चेंजिंग कम करें। उसमें अब जो बॉलिंग है इससे आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर जो ऐड होना चाहिए? क्योंकि बेन डॉरेस अच्छा कर रहे हैं, सुलमान को 2 मैचेस लास्ट मिले हैं, अच्छा उन्होंने भी कल भी 34 पे 2 आउट किए। स्पिनर में इमाद अच्छा करता है, शादाब अनप्रडिक्टेबल है, हमें नहीं पता चलता कि वो पूरे ओवर भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ओवरऑल आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर इनकी टीम में ऐसा होना चाहिए या आप लगता है कि इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि सलमान अली आगा भी पाकिस्तान टीम में पूरे 4 ओवर करता है या 3 ओवर करता है। शादाब 2 ओवरों में 19 से 1 विकेट, अगले 2 ओवर नहीं किए। आई डोंट नो कि क्यों नहीं किए। कि आप ये देखें कि शादाब माशाल्लाह इतना शार्प उसका माइंड है कि भाई जब मेन प्लेयर उनके खेल रहे थे, पार्टनरशिप लगी हुई थी, उस वक्त वो नहीं आया, जैसे ही उनका वो आउट हुआ है तो साथ ही शादाब आया है जी। और शादाब ने बॉलिंग की है, 1 ओवर किया, और दूसरे ओवर में जैसे चंदीमल ने उसको चार्ज किया है उसके बाद उसने चांस ही नहीं लिया कि भाई मैं अब क्यों
मौका दूं किसी को बात करने का। जी भाई आप सीनियर प्लेयर हो, आप कप्तान हो टीम के, आप ये फ्रंट बात से लीड करो। हर मैच में कही है कि इसको 4 ओवर जरूर करने हैं जो भी रिजल्ट आए। हाँ देखिए जो भी रिजल्ट आए या ना आए, वही आपकी और मेरी बात हम बार बार कहते हैं कि यार एक रोल इसको दे दें कि भाई आपने 2 ओवर के लिए पाकिस्तान खेलना है, जी ठीक है। अगर आपने 1 ओवर करवाना है या 2 ओवर करवाना है, उसकी बेस पे अगर आपने पाकिस्तान खेलना है या आपने एज ए बैट्समैन पाकिस्तान खेलना है, बात सिंपल सी है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एज ए बैट्समैन खेलना है तो भाई पहले जाओ ना जरा डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। अब आप 30-35 पे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना पाकिस्तान। आप ये देखें कि आप एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर हो रहे हैं, आप बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर नहीं हो रहे। बिल्कुल। और पहली बात ये कि आप बॉलर हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, वो ठीक है, आपका प्लस पॉइंट है। और उसमें 20-25 कर दें तो एक एडिशनल अब आप ये देखें ना कि अगर बांग्लादेश सीरीज में आपके पास सिर्फ एक इब्रार है, जी ठीक है, इब्रार है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। दूसरी तरफ से अगर शादाब 2 ओवर करता है, उसको मार पड़ती है या कुछ भी होता है, तो आपके पास कौन है? सलमान अली आगा, साइम है, ठीक है, ये साइम है या खुशदिल शाह है। भाई आप वही बात आ जाती है कि यार तुम्हारी मेहरबानी यार 1 ओवर कर दो यार, हमारी जान बचा लो यार, तुम भी 1 ओवर कर दो यार, हमारे मेन बॉलरों से बॉलिंग नहीं हो रही। ओ भाई जब तक आप अपने, वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी मिशन पे जाते हैं तो जब तक आपकी चीजें पूरी नहीं होती, अपनी इक्विपमेंट तो पूरे रखेंगे ना आप। अगर आपकी चीजें पूरी नहीं होती तो भाई आपको वो मिशन कैसे सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि वो प्रॉपर एक चीज क्यों नहीं लेके जा रहे कि भाई आप 5 ओपनर तो अनाउंस कर रहे हो, आप 5 ओपनर अनाउंस कर रहे हो तो फिर भी शादाब ने नंबर 4 पे खेलना है, तो भाई समझ नहीं आ रही। अच्छा ये हमने बात तो पीएसएल की कर ही रहे हैं, अभी इस मैच में मैं दोबारा आऊँगा। जो एक नई कंट्रोवर्सी कल छिड़ गई है जी, हम सब ने बैक भी कर रहे हैं, कोच जो है माइक हाइसन, इनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच है। 3 प्लेयरों के हवाले से सुनने में आ रहा है कल की, ये मीडिया की रिपोर्ट भी है, और ये पता चला कि 3 प्लेयर जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने सेलेक्ट किए, जिसमें हमें हैदर अली का नाम आया, सुफियान मुकीम का आया और एक और प्लेयर था। तो उनको जो सेलेक्ट किया गया, और अब्बास अफरीदी, इनको सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट किया। उन्होंने 3 प्लेयरों के नाम काट के डिफरेंट ऐड कर दिए, जिसमें से एक सुफियान की जगह पे शायद एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड किया गया, और इसी तरह नसीम शाह को ऐड किया गया अब्बास अफरीदी के ऊपर। अब्बास अफरीदी इस टाइम पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। तो ये अब ये जो शुरू में पहली असाइनमेंट के अंदर ही रिफ्ट पैदा हो गई है सिलेक्शन कमेटी की और कोच की, जो हम बात करते हैं गोरा अपनी मर्जी से चलता है, तो अब ये आपको लगता है कि ये फ्यूचर में फिर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी? और ये तीनों डिसीजन लिए हैं कोच ने, क्या ये ठीक है? देखिए कोच तो एक बात की बात है ना, सबसे पहले डिपेंड करता है कप्तान पे। या तो फिर कप्तान इतना स्ट्रांग नहीं है, कप्तान इन्होंने डमी बनाया हुआ है कि भाई चुप करके कप्तानी करो, अंदर प्लेइंग 11 भी हम, टॉस वाला कप्तान, प्लेइंग 11 भी हम तुम्हें देंगे। या तो फिर इतना स्ट्रांग हो ना कि भाई उसने अगर अनाउंस किए थे, जाहिर सी बात है अब्बास ने जिस तरह न्यूजीलैंड में उसने परफॉर्म किया, उससे पीछे वाले टूरों में उसने परफॉर्म किया। आप ये देखें कि जब भी उसको पाकिस्तान टीम में मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल। अब आप यहाँ से देखें कि आपने भी बात कही, ये मुझे भी बात अभी पता चली, मीडिया पे बात जैसे ये चल रही है, जाहिर सी बात है अब्बास के कानों में भी गई होगी। हाँ। तो आप ये देखें कि उसके नहीं, वो सोचता क्या होगा कि मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हूं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि उसके दिल पे क्या बीती होगी कि यार अभी मैं यंगस्टर हूँ, अभी मैं यंग हूँ, अभी मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी से ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी मुझे ये बताएं। अल्लाह ना करे वो कुछ प्लेयर्स होते हैं वो इतने डिसार्ड हो जाते हैं, वही आपके और मेरे वाली बात कि यार वो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, वो चले जाते हैं, सब मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कि वो इसी तरह फाइट करते रहे। हाँ, वो छोड़ के चले जाए, कोई छोड़ के चले जाते हैं प्लेयर्स। अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिसीजन ले, होपफुली कि उमर गुल भाई इसके पीछे खड़े हुए, इसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि गुली भाई इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी आप ये देखें कि यार एक बच्चा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीगों में वो परफॉर्म कर रहा है, यार बजाय आप उसको खिलाने के आप उस पे लाइन मार रहे हो कि नहीं भाई जरा रुक जा। तो जहाँ आपने 3 ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं, इधर 2 मेरा ख्याल है 1 खेलेगा ऑलराउंडर, 3 तो खेल नहीं सकते। हम उसको एनालाइज कर रहे हैं ना, तो आप 2 ऑलराउंडर रखते, 1 फास्ट बॉलर एडिशनल खिलाते, तो आपका एक बैलेंस, जो स्क्वाड का बैलेंस जो हम बात करते हैं कि बैलेंस के अंदर आप
तमाम चीज़ें हों, फास्ट बॉलर पूरे हैं, स्पिनर पूरे हैं, बैटर आपके पूरे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये हमने ऑलराउंडर ज़्यादा भर दिए हैं और उस बेचारे फास्ट बॉलर वाला कॉलम हमने खाली छोड़ दिया? सर फास्ट बॉलर का भी कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है, हमने माशाल्लाह ओपनर भी इतने डाल दिए हैं, हाँ जी, ठीक है, और ऑलराउंडर भी इतने डाल दिए हैं। तो भाई अगर जहाँ इन्होंने 15-16 प्लेयर अनाउंस किए हैं तो आप होम सीरीज थी ना, 17 कर दे, होम सीरीज थी, आप इसको डाल देते जी कि यार ये एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस तो उसका कॉन्फिडेंस तो होता था कि यार मैंने परफॉर्म करना है, और मैंने अगर परफॉर्म किया है तो यार मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं होगी, या मेरी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं हुई, हाँ, और मुझे इन्होंने टीम में डाला है। ये चीज़ उमर भाई आप ज़रूर इस पे हाईलाइट करें, बताइए कि एक प्लेयर जो होता है वो टीम का मेंबर है और खेलता आ रहा है, परफॉर्म करता आ रहा है, परफॉर्मेंस की तो बात कर दी हमने, उसने परफॉर्म किया, दूसरा वो टीम में है और विदाउट एनी रीज़न निकल जाएगा, जैसे सुफियान मुकीम भी कल हम बात कर रहे थे, वो नहीं है, ये अब्बास अफरीदी टीम का पार्ट थे, एकदम से नहीं है, तो वो क्या माइंडसेट्स लेके चल रहा होगा, क्या सोचेगा, कितना ये फिर इवन उस प्लेयर के अलावा बाकी प्लेयरों के लिए भी कितना एक डिसहार्टनिंग हो सकता है कि यार परफॉर्म करो तब भी कोई पता नहीं हमने सेलेक्ट होना या नहीं। सर देखें, वही एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर रिपीट करूँगा, 2017 में जब मैं वापस आया था ना, तो उस वक़्त मैंने सबको बोला था कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज होती है, अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे, कल को आप पे भी ये टाइम आएगा जी, ठीक है। और जब ये मैं बातें वहाँ से बोल के आया था ना, तो आप सबके सामने वो चीज़ें आ गई थी, और मैंने आपको पता आपके ही शो में बैठ के बोला था जी कि भाई ये पाकिस्तान है, अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है ना, टीवी पे आ जाता है मैक्सिमम 1 सीरीज़ 2 सीरीज़, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रिस्क अपने पास रखा हुआ है। अल्लाह ताला तो पहाड़ों में चूंटियों को भी रिस्क देता है। जी जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है, अगर अब्बास को यहाँ पे अगर आप नहीं खिलाएंगे तो मुझे इतना बिलीव है एज ए क्रिकेटर, वो जितनी अच्छी फॉर्म में है, जितना अच्छा वो डिलीवर कर रहा है, आप यकीन माने उसको लीगों में कोई ना कोई पकड़ लेगी, वो जाके लीगों में खेलेगा, लीगों में अपनी जान लगाएगा जी। तो जब वो पाकिस्तान टीम में आप उसको बुलाएंगे, क्या पता वो कहते यार मैंने नहीं आना, मैं रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। बड़े प्लेयरों ने ऐसे किया है कि भाई वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, अपनी लीगों में अपना पैसा कमाते हैं, जब लीगें सारी ओवरऑल ख़त्म होती हैं तो फिर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी आओ जी पाकिस्तान टीम में खेलो। अभी रिसेंट मिसाल हमारे सामने है, मैं वही बता रहा हूँ ना जी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और हैदर अली के हवाले से मैं खुसूसन उमर पूछना चाहूँगा कि इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया है कि सबको चांस मिलता है, ना इसको लीग में खिलाया जा रहा है, ना इसको टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ ही इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, ब्रेक से पहले हैदर अली का क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि एक ऐसा प्लेयर जो 2-3 साल में हमें लगा कि बहुत टैलेंटेड है, परफॉर्म भी किया, इन और आउट रहा, डिफरेंट नंबरों पे खिलाया गया, लीग में भी यही उसके साथ रवैया रखा गया, और इंटरनेशनल में भी जब वो टीम में आया तो कभी 3 पे, कभी 5 पे, कभी 7 पे, और अभी तो ये है कि इस दफ़ा उसको रेगुलर खिलाया भी नहीं जा रहा, तो उसका कसूर क्या है और ऐसा करने से उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा? देखिए इफेक्ट तो हर प्लेयर पे आता ही है, अगर जो परफॉर्म कर रहा हो, जैसे आपने और मैंने इससे पहले अब्बास की बात की और अब हैदर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कसूर ये है कि भाई वो परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा वो काउंटी खेलता है और काउंटी में जाके भी वो परफॉर्म करता है, लीगें खेलता है, लीगों में भी जाके परफॉर्म करता है। असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, ठीक है, नंबर 5 6 पे तो आप खिलाते हैं, ये नंबर कप्तान और वाइस कप्तान ने ले लिए, तो फिर मुझे आप खुद बताएं। अब देखें ना कि शादाब बॉलर है, आप बॉलर को नंबर 4 पे खिला रहे हो और बैट्समैन को आप नीचे लेके जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मेरा ख्याल है। और इसी वजह से हैदर के नाम पे उन्होंने लाइन लगाई है कि यार शादाब है भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान भी है, उधर आप ये कह लें कि उन शायद में भी मेरी नज़र में उसको फेवर दी गई हो, और मेरी नज़र में ये है कि ये उसके लिए सीरीज़ बहुत क्रूशल होगी। अगर इसमें उसने ना कुछ किया तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा शादाब पे। और पहली बात यह है कि इस सीरीज़ में आपको उसामा मीर को चांस देना चाहिए था। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उसकी भी परफॉर्मेंसेज रही है। अच्छा, ये सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस आपने कल देखी, फाइटिंग इनिंग्स तो थी, 45 की कोशिश की बट फिनिश नहीं कर पाए। आप क्या उनका नंबर से लगता है कि इंटरनेशनल और टीम में ये ठीक नंबर है उनके लिए? और दूसरा, आप उनको इवॉल्व होते हुए कैसा देख रहे हैं? आप लगता है कि ये एक अच्छा पाकिस्तान का एज ए लीडर के तौर पे भी सामने आ सकेंगे?
आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, जब सलमान अली आगा आए थे उन्होंने स्टार्ट कैसा लिया था? वो तो ऑब्वियसली टेस्ट टीम के बात करें या कल के मैच की बात कल के करें? मैच की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा कॉशियस लग रहे थे शुरू में, कॉन्शियस लग रहे थे, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने बॉल ली हैं, तो मेरा ख्याल है जिस तरह का विकेट था और जैसे 2 आउट सिर्फ हुए थे, अगर वो उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करते तो शायद मेरी नज़र में ये 3 से 4 बॉल पहले ये मैच ख़त्म होना चाहिए था। सलमान अली आगा ने बहुत, आप कह लें बहुत नहीं, टाइम लिया, उसकी वजह से साथ वाले बैट्समैनों ने चांस लिया उस पर, वो आउट हुए हैं। अगर सलमान आते ही, हालांकि सेट वो थे, उनको लेना चाहिए था, उनको बिल्कुल। चांस लेना चाहिए था। जैसे आप ये देखें कि फ़हीम अशरफ आया, उसने टाइम लिया, लेकिन जैसे ही चंदीमल आया उसको नजर आया कि नहीं भाई फ़हीम स्ट्रगल कर रहा है, उसने चांस लेना शुरू कर दिया और उसमें वो कामयाब हुआ, उसको सक्सेस मिली। और उसके बाद आप ये देखें कि साथ ही फ़हीम अशरफ ने किया। अगर आप ये देखें कि जैसे ही सलमान आया था, अगर उसको माशाल्लाह उसके बॉल इतने मिडल होते हैं, तो अगर वो स्ट्रेट अवे आगे 1-2 बॉलों के बाद अगर वो शुरू होता, क्योंकि माशाल्लाह वो स्पिनर्स को जितना अच्छा खेलता है जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पलट के देखना चाहिए था। और ये तो हम क्रिकेट का बेसिक फंडामेंटल है कि बैटर ने चांस लेना है। आप अगर दूसरे एंड वाले टेल को कहेंगे जो भी आया कि चांस ले, तो ये नहीं बनता। अच्छा, ये साहबजादा फरहान की बात करें, हाईएस्ट रन गेटर भी नज़र आ रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो जिस तरह फ्री फ्लोइंग खेल रहे थे और गुस्से वाला जो एलिमेंट भी नज़र आता था उनकी बैटिंग के अंदर, मार धाड़ के अंदर, कहीं से वो भी कंट्रोल हो गया। अब उनका स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो 150-60 के करीब रहता है, शुरू में 200 प्लस रहता था। और हम ये बात करते थे, ये देखें वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में कि जो आके अब बता रहा है दुनिया को कि ऐसे क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब हमने देखा कि वो और इम्प्रूव करते, वो भी बाकियों की तर्ज पे आके क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। तो आप क्या इसकी रीज़न समझते हैं? देखें, रीजंस कुछ भी नहीं है। देखें, पहले उसके साथ जो भी ओपनर था या नंबर 3 था, वो स्ट्राइक रेट उनका बहुत अप होता था। उसको होता था कि यार मैंने फ्री खेलना है, अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो पीछे से ये संभाल लेंगे। अब आप ये देखें ना कि जिंदा मिसाल है कि कल के मैच की आप ले लें कि एलेक्स हेल आउट हुए हैं, उसके बाद उसने खेला उसी तरह ही है, लेकिन क्या था कि जैसे ही वो आउट हुआ है उसके बाद पूरी इस्लामाबाद की पूरी बैटिंग एक्सपोज होगी, जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में। आपने बोला जी कि ये अभी बहुत अच्छा कर रही है, मैंने अब उसी वक्त आपको बोला था, बिल्कुल कहा था कि अभी ये सिर्फ 2-3 आउट हो रहे हैं, अभी इनके मिडल ऑर्डर और इनके ऑलराउंडर्स पे नहीं बात गई, प्रेशर आया। जब उन पे प्रेशर आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा। अब आप ये देखें कि अगर ऊपर से 2 आउट होते हैं या 3 आउट होते हैं, उसके बाद उनकी बैटिंग सारी एक्सपोज हो जाती है। मेन रीजन ये है, जब तक आप साहबजादा को भी ये पता है कि यार मैं थोड़ा सा लंबा जाऊंगा तो मैं अपनी टीम को एक अच्छे टोटल पे लेके जा सकता हूं, इसलिए वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने थोड़ा सा ना टाइम लिया है, आने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हम जिस तरह वो टीम में भी आ चुके हैं तो पूरी हम सबकी उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, कोयटा की अगर बॉलिंग की भी थोड़ी बात करें तो इस PSL में हाईएस्ट विकेट्स भी कोयटा ने हासिल की हैं, और वैसे भी परफॉर्मेंसेस हर बॉलर परफॉर्म करता चला जा रहा है, चाहे जिसको भी चांस दें। उस्मान ने कल 3 आउट किए हैं जी, मोहम्मद आमिर ने एक दफ़ा फिर 22 दे के इकॉनमी भी शो कर रहे हैं। वो बता रहे हैं तमाम फास्ट बॉलर को कि इस तरह की बॉलिंग करनी है, 2 विकेट्स ली। तो कोयटा की ओवरऑल बॉलिंग को कैसे आप एनालाइज करेंगे कि हर मैच में परफॉर्मेंस दे रही है? कोई भी बैटर टारगेट देते हैं उसको वो रोक करके देते हैं। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि अब कोयटा तो माशाल्लाह फाइनल में चली गई है। मैं सबसे पहले उनकी मैनेजमेंट को और उनके कोचिंग स्टाफ को मुबारक देता हूँ, और उनकी पूरी टीम को, जितने भी उनके फॉरेनर प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, कि स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा नहीं किया, नो डाउट कि वो उन्होंने एक टीम को लेके चले हैं कि अगर मुश्किल टाइम भी आया था ना प्लेयरों पे या टीम पे, तो उन्होंने गिरने नहीं दिया। वो उसकी मेन रीज़न ये है कि नदीम भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, मोइन भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, और नबील जो उनका है लड़का, वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, डग आउट में बैठा हुआ था। तो वो साथ ये तीनों लोग लेके चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि सर भी वहाँ पे थे और वो भी नहीं किसी को करने देते। ये 4 लोगों ने टीम को दोबारा से खड़ा किया है, और उन्होंने दोबारा से खड़ा किया है। आप ये देखें कि उन्होंने फील्डिंग में भी कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, उन्होंने बॉलिंग में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, और उन्होंने बैटिंग में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, जो कि आप और मैं, फिर वही बात आ जाएगी
कि मैंने आपको बोला था कि अब कोयटा को पकड़ना मुश्किल नहीं है, या सॉरी मुश्किल आप कह लेंगे, कोयटा को कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ जी, आसान नहीं है कोयटा को पकड़ना, जिस तरह का इन्होंने बूस्टअप ले लिया हुआ है। और खासतौर पे लाहौर में जब से वो आए हैं उसमें तो बिल्कुल अनबीटेबल हो गए। अच्छा, जो साउथकील की हमने बैटिंग के ऊपर तो बहुत बात की, क्रिटिसाइज भी हमने बहुत किया, बट कप्तानी उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। खासतौर पे फील्ड प्लेसिंग की हम बात करते हैं, बॉलिंग चेंजिंग की बात करते हैं, जब भी वो बॉलिंग चेंज करते हैं, जो बॉलर आता है विकेट लेके देता है, तो आप उनकी कप्तानी में वो देखते हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक कप्तान के होने चाहिए। देखें, उनकी टीम में इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार उस्मान, वो माशाल्लाह वो भी क्रिकेट के, आप कह लें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, उनको पता है कि यार मेरी बॉलिंग कैसी है और मैंने उधर कैसे फील्डर खड़े करने हैं, ठीक है। आप कप्तानी तब ही पता चलती, नो डाउट डोमेस्टिक में इसने कप्तानी की है, और जब भी चेंजेस किए हैं कराची की तरफ से काफ़ी ये कर रहे हैं, ये टाइम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया ना कि मोइन भाई गाइड करके भिजवाते हैं अंदर कि भाई इस तरह। हाँ, जब शेन वॉटसन था उस वक्त उसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तब भी मोइन भाई उससे बात करते थे। और ये वो प्लेयर है जो 33 मैचेस बाहर बैठा है 4-5 सीजन में, ये मतलब बाहर बैठे रहे टीम प्लेइंग 11 का। मैं वही आपसे बात करूंगा ना कि आप ये देखें, कप्तान का पता तभी चलता है कि ठीक है यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अच्छा भाई मैं अपना नंबर किसी को देता हूँ, तब इंसान का और कप्तान का पता चलता है कि भाई ये कप्तान टीम के लिए कितना ऑनेस्ट है और ये कप्तानी इसको आती है करने। और सेल्फिश आप ये देखें कि आमिर उसको पता है कि भाई मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है जी, और उसको वो खुद ही उससे फील्डिंग मांगता है और वो देता है। जिस तरह खासतौर पे उन्होंने कल माद को आउट किया, पहले चौका हुआ फिर उधर ही बॉल की, लेकिन थोड़ा सा पेस कम करके। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो उनके टीम में बॉलर्स है ना, वो सारे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, ठीक है। आप ये देखें कि वो पाकिस्तान के बॉलरों को भी उसने फील्डिंग खड़ी करनी है, तो फिर आप भाई पाकिस्तान किस लिए खिला रहे हो इनको? आप दुनिया की हर लीग क्यों खेलते हैं? सिर्फ इनमें से एक ही बॉलर है उस्मान, जो कि पाकिस्तान नहीं खेला हुआ, लेकिन वो डोमेस्टिक इतनी खेला हुआ है, T20 इतनी खेला हुआ है, हर टूर्नामेंट खेला हुआ है लोकल, तो उसको भी आइडिया है। आप ये देखें कि जितनी भी कोयटा की बॉलिंग है वो सारी पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान की तरफ से वो रेगुलर मेंबर है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों ने, इसलिए मैं नाम लेके नहीं पूछ रहा, ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कल हमने आल्दो के इस पर बहुत बात कर दी है, लेकिन लोगों का क्वेश्चन है इसलिए शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी नज़र में बाबर और रिजवान को क्या करना चाहिए? बाबर के लिए ख़ास तौर पे ये पूछा गया है, और क्या आपके ख्याल में बाबर T20 में कम बैक कर पाएगा? ओडीआई तो टेस्ट में तो चले है ही हैं, T20 के लिए फ्यूचर में वो लिहाजा पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि वो फ्यूचर उनका कितना नज़र आ रहा है आपको कि बाबर T20 में आ सकेगा, या नए लड़के आगे हैं अब उनकी जगह मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो कोई भी चीज़ नहीं है, और ये पाकिस्तान है, और अगर वो चाहे तो कर सकता है, अपनी गेम चेंज करे, अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करे, डोमेस्टिक में जो भी लीगें हैं उसके पास, या डोमेस्टिक वो खेलता है T20, उसमें वो ज़ाहिर सी बात है एज ए ओपनर वो ना अपने आप को कंसिडर करे, नंबर 3 पे कंसिडर करे। जो भी अगर उसको इस सर्कल में बारी आती है तो सर्कल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे, सर्कल के बाद बारी आती है तो उसको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने फिर भी 160-170 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना है, या मैंने या इससे प्लस खेलना है, तब ये कम बैक कर सकता है। और रिजवान के लिए भी यही है, ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे खुद पे। अगर ये करना चाहते हैं तो इनको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, अगर ये नहीं करना चाहते, जैसे इनका दिल करता है वैसे खेलें। हाँ, लड़के अब तो आगे प्रूव भी करें। लास्टली आज बड़ा मुकाबला लाहौर कराची का, दोनों में से ज़्यादा आपको कौन सी लगती है साइड ज़्यादा बैलेंस है, बेहतर है, और आपको लगता है कि वो आज का मैच ले जाएगी मार्का? सबसे पहले टॉस पे डिपेंड करता है। मेरी नज़र में, जैसे आप और मैं पूरे PSL में मैंने आपको बोला है कि जो टॉस जीते वो पहले बारी करे, या जो पहले बारी करता है उसके लिए आसानी होती है। आप ये देखें कि जितने भी मैचेस हुए हैं, सिवाय वही बात आ जाती है 2-3 मैचेस में 2-3 ही है कि जो चेज हुए हैं, अदरवाइज जिन्होंने पहले बारी की है वो जीते हैं मैच जी। और अगर तो जिसने पहले बारी की उसके लिए वो मैच थोड़ा सा आप कह सकते हैं आसान होगा, क्योंकि सेकंड टाइम विकेट का बिहेवियर चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका जी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखें, PSL को एंजॉय कीजिए, इसको सपोर्ट करिए, हमारा अपना ब्रांड है, हमारी अपनी कमोडिटी है।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।